Hello learners, I am Apurva Prohit and welcome to our brand new channel Crack Judicial, a place for all the judicial aspirants, law students and learners. आज हम लोग एक बहुत ही important टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। हम पूरा एक्ट इस सेशन में डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स या फिर सेलिएंट फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये सेशन अटेंड करने के बाद में आपको एक आउटलाइन मिल जाएगा जीजे एक्ट के बारे में, जो कि आपको हेल्प करेगा पूरा एक्ट समझने में। और साथ ही साथ आप ये सेशन देखने के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट कर ही पाएंगे। दिस इज व्हाट आई फील। तो सेलिएंट फीचर्स ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, इसमें जाने से पहले थोड़े कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अगर हम देख ले तो हमें ये पता चलेगा कि जेजे एक्ट किस ढांचे पे खड़ा है। ऑलराइट, तो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 पहला प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कहता है नथिंग इन दिस आर्टिकल shall prevent the state from making any special provision for women and children। बेसिकली स्टेट को पार मिल रही है स्पेशल प्रोविजन बनाने के लिए विमेन और चिल्ड्रन के लिए। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो जेजे एक्ट है वो भी बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 ही है। और जेजे एक्ट ही क्यों, जो भी स्पेशल प्रोविजंस हैं, जो भी स्पेशल लॉज हैं, एक्ट्स हैं विमेन और चिल्ड्रन के लिए, वो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 की ही देन है। क्यों? और आपको क्या लगता है कि क्यों स्पेशल लॉज की पार दी गई है स्टेट को वुमेन और चिल्ड्रन के लिए ही? व्हाई नॉट फॉर मैन? तो बेसिकली कुछ ग्रुप होते हैं जो सोसाइटी के स्ट्रक्चर की वजह से डिसएडवांटेजेस पोजीशन में रहते हैं, बिकॉज आवर सोसाइटी इज नॉट इक्वल पर से। तो हमें कुछ स्पेशल लॉज बनाने पड़ेंगे स्पेशल ग्रुप्स के लिए, जिससे कि वो एक इक्वल स्तर पे आ सके। और इसी कारण की वजह से आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड है। इसके बाद में आर्टिकल 39 सब क्लॉज ई। आर्टिकल 39 सब क्लॉज ई कहता है कि जो हेल्थ और स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स है, वेदर दे आर मेन और वुमेन या फिर चिल्ड्रन, उनको अब्यूज नहीं होना चाहिए। बेसिकली अगर कोई बच्चा है जो इकोनॉमिक नेसेसिटी की वजह से काम कर रहा है, तो उसको काम उसी तरीके का दीजिए जो उसकी स्ट्रेंथ और एज को सूट करता हो। ऐसा काम नहीं जो उसकी टेंडर एज को अब्यूज करे या एक्सप्लॉइट करे। आर्टिकल 39 सब क्लॉज एफ। एफ कहता है कि चिल्ड्रन शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज टू डेवलप इन हेल्दी मैनर। उनको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज भी मिलनी चाहिए और फैसिलिटीज भी मिलनी चाहिए जिसमें वो प्रॉपर तरीके से फ्लरिश हो सके और डेवलप हो सके। उनका कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनका कोई भी इस तरीके से मॉरल या मटेरियल अबैंडनमेंट ना हो। आर्टिकल 45 कहता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 14 ईयर्स। तो 14 ईयर्स तक उनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिलना चाहिए। आर्टिकल 39 सब क्लॉज ई, एफ और आर्टिकल 45 डीपीएसपीज हैं, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये जो चार आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए, ये हमने इसलिए डिस्कस किए कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जब बना है तब हमने जो भी बच्चों से रिलेटेड प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, उनको साथ में लेकर ही ये एक्ट बनाया है। तो ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। अब हम लोग पहुंचते हैं आईपीसी के दो प्रोविजंस के ऊपर, जो हमें थोड़ी सी क्लियर अंडरस्टैंडिंग देंगे कि कौन से बच्चे जेजे एक्ट के अंदर आते हैं और कौन से बच्चे नहीं आते हैं। तो सेक्शन 82 ऑफ आईपीसी कहता है नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 इयर्स ऑफ एज। जो 7 साल से कम का बच्चा है वो कोई भी ऑफेंस करे, वो ऑफेंस नहीं है। बेसिकली वो ऑफेंस की कैटेगरी में है ही नहीं। तो यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि 7 साल से कम का बच्चा कुछ भी कर ले, उसके ऊपर कोई भी प्रोसीडिंग नहीं होगी, ही विल नॉट बी लायबल बेसिकली। तो 7 साल से कम का बच्चा बिल्कुल अलग हो चुका है, वो जेजे एक्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा। उसने कोई भी ऑफेंस किया वो जेजे एक्ट में नहीं आएगा। सेक्शन 83 ऑफ आईपीसी, ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। सेक्शन 83 कहता है नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय चाइल्ड अबव 7 बट बिलो 12। तो बेसिकली एक बच्चा है जो कि मान लो 8 साल का है, वो 7 से तो ऊपर है पर 12 साल से थोड़ा नीचे है। तो अब इस सिचुएशन में ये देखा जाएगा कि क्या वो दिमाग से इस तरीके से इंटेलेक्चुअली मेच्योर था, यानी कि क्या उसके पास ये अंडरस्टैंडिंग थी कि वो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्राइम समझ सके, सर्कमस्टांसेस ऑफ क्राइम समझ सके। अगर आपको लगता है कि कोर्ट को लगता है, आपको क्या, अगर कोर्ट को लगता है हाँ वो इंटेलेक्चुअली मेच्योर था इस तरीके से, तो वो लायबल होगा। और अगर वो इस तरीके से इंटेलेक्चुअली मेच्योर नहीं है, अगर उसका दिमाग उसी तरीके से शांत है, तो वो नॉट लायबल रहेगा। जो बच्चा लायबल होगा वो जेजे एक्ट की कैटेगरी में आ सकता है। तो बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एक एक्ट ऑफ चाइल्ड है, अगर वो अंडर 7 है तो नॉट लायबल है, और नॉट लायबल है तो जेजे एक्ट की कैटेगरी में नहीं आ रहा है, हम उस जेजे एक्ट में उनको डील नहीं कर रहे हैं और वो फ्री हो जा रहे हैं।
लेकिन अगर एक बच्चा है जो 7 से ऊपर है पर 12 से नीचे है, अब उसमें भी दो कैटेगरी है। अगर वो मेच्योर है इंटेलेक्चुअली तो वो लायबल होगा और जेजे एक्ट की कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर वो मेच्योर नहीं है इंटेलेक्चुअली तो वो लायबल नहीं होगा और फ्री हो जाएगा। अगर एक बच्चा है जो 12 साल से ऊपर का है तो वो लायबल रहेगा और जेजे एक्ट में उसको डील किया जाएगा। दिस इज अबाउट द काइंड ऑफ चिल्ड्रन जो जेजे एक्ट की कैटेगरी में आएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है एक्ट का? तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले तो रिफॉर्मेशन का है। हम लोग रिफॉर्मेटिव अप्रोच रख रहे हैं यहाँ पे। बेसिकली हमें ये लग रहा है कि जो बच्चे हैं जो इस तरीके से ऑफेंस कर लेते हैं, जरूरी नहीं कि वो अपना नेचर ऑफ ऑफेंस और कॉन्सिक्वेंसेस सब समझ ही सके। शायद वो भूले भटके बच्चे हों जिन्होंने गलती से एक क्राइम कर दिया और जो इन्फ्लुएंस हो गए। तो जो बच्चे इस तरीके से इन्फ्लुएंस हो गए हैं उनको रिफॉर्मेशन का स्कोप मिलना चाहिए और उनको सोशल इंटीग्रेशन का स्कोप भी मिलना चाहिए। इसी वजह से हम जेजे एक्ट को पिक्चर में लाते हैं और कोशिश करते हैं कि ये बच्चे रिफॉर्म हो सके। तो ऑब्जेक्ट है टू मेक लॉज फॉर चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। तो ऐसे लॉज बनाना जो कि चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ के लिए है और चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर के लिए। अच्छा, अब चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर क्या है और चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ क्या है, ये हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। सेकेंड ऑब्जेक्ट है फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड बाय प्रॉपर केयर, डेवलपमेंट, ट्रीटमेंट एंड सोशल इंटीग्रेशन। बच्चों का प्रॉपर केयर होना चाहिए, चाहे वो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ हो, चाहे वो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर हो। इसके साथ ही साथ इस तरीके के प्रोविजन होना चाहिए कि बच्चे डेवलप हो सकें, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो और वो सोशली इंटीग्रेट दोबारा से हो सके। इसके अलावा ये सारे प्रोविजंस इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3, 39 सब क्लॉज ई, एफ और आर्टिकल 45 के सिंक में हो, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो कुछ चैप्टर्स इसमें 10 है। फर्स्ट चैप्टर इज प्रिलिमिनरी, सेकंड इज जनरल प्रिंसिपल, थर्ड इज जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, फोर्थ इज प्रोसीजर इन रिलेशन ऑफ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, फिफ्थ इज चाइल्ड वेलफेयर बोर्ड, sixth is procedure in relation with child in need of care and protection, seven is rehabilitation and social integration, eight is adoption, nine is offenses against children and 10 is miscellaneous। तो ये 10 चैप्टर्स के अराउंड जेजे एक्ट रिवॉल्व करता है और इन्हीं 10 चैप्टर्स में पूरा जेजे एक्ट समाया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ और चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है क्या और इनमें डिफरेंसेस क्या है। तो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ ऐसा बच्चा है जो 18 साल जिसने कंप्लीट नहीं किया है, जब उसने ऑफेंस कमिट किया है तब। तो बेसिकली एक बच्चा है जो 18 साल का है, 18 साल नहीं 17 साल का है, उसने एक चोरी करी, लेकिन जब वो 25 साल का था तब वो मिला, तो क्या उसको हम अडल्ट की तरह ट्रीट करेंगे या फिर चाइल्ड की तरह ट्रीट करेंगे? तो जेजे एक्ट कह रहा है कि उसको चाइल्ड की तरह ट्रीट करेंगे। क्यों? क्योंकि सेक्शन 2 सब क्लॉज 13 में कहा है कि एनी चाइल्ड हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 इयर्स ऑन द डेट ऑफ ऑफेंस, जब ऑफेंस उसने कमिट किया तब उसकी एज क्या थी। तो जब उसने ऑफेंस कमिट किया तब उसकी एज 18 से कम थी। अब भले ही वो 25 साल का हो चुका है लेकिन हम उसको एज एन चाइल्ड ट्रीट करेंगे। तो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ बेसिकली वो चिल्ड्रन है जो 18 साल के नहीं हुए हैं और ऑफेंस कमिट कर रहे हैं, तो वो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ हो गए। चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन इज कंप्लीट ऑपोजिट, पोलर ऑपोजिट ऑफ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। ये बच्चे ऑफेंस नहीं कमिट करें, इनको तो जरूरत है एक तरीके की केयर और प्रोटेक्शन की। इसमें वो बच्चे आएंगे जिनका खुद का कोई घर नहीं है, जो बाहर इस तरीके से भीख मांग रहे हैं, जिनके जो चाइल्ड लेबर में फंसे हुए हैं, जो इस तरीके के घर में रहते हैं जहाँ पे उनका अब्यूज हो रहा है या एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, या इस तरीके के घर में जहाँ पे उनका एक्सप्लॉयटेशन या अब्यूज तो नहीं हो रहा है लेकिन उस घर के किसी सदस्य ने जो कि अडल्ट है उन्होंने किसी बच्चे को अब्यूज किया है या किल किया है, या फिर उनके जो गार्जियन और पेरेंट्स है वो मेंटली और फिजिकली चैलेंज्ड है उनका ध्यान रखने के लिए, या फिर जो पेरेंट्स और गार्जियन हैं वो ध्यान नहीं रख सकते हैं, या फिर चाइल्ड इस तरीके से ड्रग अब्यूज में फंसा हुआ हो या ट्रैफिकिंग का फंसा हुआ विक्टिम हो, ऐसा बच्चा जो भागा हुआ हो घर से, और ऐसा बच्चा जो विक्टिम हो नेचुरल डिजास्टर का, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट का, सिविल अनरेस्ट का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक बच्चा जो अर्थक्वेक में जिसकी पूरी फैमिली गायब हो चुकी है, मर चुकी है और वो अब अकेला बच्चा है, तो ऐसा बच्चा भी चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन की कैटेगरी में आएगा। साथ ही साथ ऐसा बच्चा जो कि रिस्क है, जिसको चाइल्ड मैरिज की और उसके घर वाले उसकी शादी कराना चाहते हैं और वो अभी भी बच्चा है, तो ये चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन वाली कैटेगरी है, जिसमें बेसिकली बच्चे को नीड है केयर और प्रोटेक्शन की। और दूसरा है इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, जिसमें उसको नीड ऑफ केयर प्रोटेक्शन है या नहीं है वी डोंट नो, हो भी सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन ही चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ बन जाए। ऐसा बच्चा जो भाग चुका है घर से और अब वो क्राइम कमिट कर रहा है
ऑल राइट, सो दीज आर टू कैटेगरीज जो हम लोग जेजे एक्ट में कॉन्स्टेंटली देखते रहते हैं, और इन दो के बारे में रूल्स रिवॉल्व करते हैं। इसके बाद में तीन अलग कैटेगरी, हीनियस ऑफेंसेस, सीरियस ऑफेंसेस और पिटी ऑफेंसेस। ये काफी इंपॉर्टेंट कैटेगरी हो जाती है। और क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? क्योंकि 2015 से पहले ये कैटेगरी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन 2013 के अराउंड जब निर्भया रेप केस हुआ और इस तरीके के और भी केसेस होने लग गए जहाँ पे 16 से लेके 18 ईयर्स वाले जो चिल्ड्रन थे वो हीनियस ऑफेंसेस कर रहे थे, रेप कमिट कर रहे हैं, मर्डर कमिट कर रहे हैं, बहुत ही घटिया तरीके के ऑफेंसेस कमिट कर रहे हैं, तब कहीं ना कहीं ये नीड फील हुई कि इस तरीके के जो ऑफेंसेस जो बच्चे कमिट कर रहे हैं जो कि हीनियस कैटेगरी के हैं उनको अडल्ट की तरह ट्राई किया जाए। स्पेशली 2012 के बाद में ये नोटिस किया गया कि देर इज 30% rise in crime by children who are between 16 to 18 years of age। 30% इंक्रीज हो चुका है इस तरीके के ऑफेंसेस में जो कि बच्चे के द्वारा कमिट हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने एक और बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कही, वो ये थी कि जो पहले का टाइम था, शायद जो 2000 से पहले का टाइम था, उस टाइम पे जो 21 साल के लोगों की या 22 साल के लोगों की जो मेंटल कैपेसिटी होती थी वो आज के टाइम पे 14 साल के बच्चे की कैपेसिटी है। So basically there is so much advancement in the technology, there is so much advancement in the society कि बच्चे जल्दी डेवलप हो जा रहे हैं, और जल्दी डेवलप हो जा रहे हैं तो जल्दी क्राइम्स का भी पार्ट बन रहे हैं। तो हम लोग उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, लेकिन जब एक बच्चा रेप जैसा क्राइम कमिट कर रहा है और इस तरीके से कमिट कर रहा है जो कि बहुत ही ग्रॉस्टिक है, तो क्या वो डिजर्व करते हैं ये बेनिफिट अवेल करना, या फिर हम बस क्रिमिनल्स को और ज्यादा फ्लरिश करें सोसाइटी में? तो ये सब बातें सोचते हुए 2015 में के एक्ट में इंक्लूड करी गई तीन कैटेगरीज, हीनियस ऑफेंसेस, सीरियस ऑफेंसेस और पेटी ऑफेंसेस। हीनियस ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जो 7 साल से ज्यादा पनिशेबल है, 7 या 7 साल से ज्यादा पनिशेबल है। तो बेसिकली रेप या फिर मर्डर इस तरह की कैटेगरी में आएगा हीनियस ऑफेंसेस में। दूसरा कैटेगरी है सीरियस ऑफेंसेस। सीरियस ऑफेंसेस बात करता है 3 से 7 ईयर्स तक पनिशमेंट वाले ऑफेंसेस। और तीसरी कैटेगरी है पेटी ऑफेंसेस विच इज अप टू 3 इयर्स पनिशमेंट। तो बेसिकली जेजे एक्ट ये कह रहा है 2015 के बाद ये कह रहा है कि जो पेटी ऑफेंसेस और जो सीरियस ऑफेंसेस है उसमें तो बच्चा जुवेनाइल एक्ट में ही डील होगा, लेकिन जहां पर एक बच्चा, और वो बच्चा जो 16 से 18 ईयर्स तक का, ये बात ध्यान रखनी है, वो अगर हीनियस ऑफेंस कमिट कर रहा है तो उसको अडल्ट की तरह भी ट्राई किया जा सकता है। अब उसको अडल्ट की तरह कब ट्राई किया जा सकता है? जस्ट बिकॉज उसने एक हीनियस ऑफेंस कमिट किया है, हम उसको डायरेक्टली अडल्ट की तरह ट्राई नहीं करेंगे, उसके लिए भी एक प्रोसीजर है। तो इन केस ऑफ हीनियस ऑफेंसेस अगर एक जुवेनाइल को इस तरीके से अरेस्ट किया गया है बिफोर 21 ईयर्स ऑफ एज, तो जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है वो एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करेगी। वो डायरेक्टली उसको अडल्ट की तरह हम ट्राई नहीं करें, पहले सबसे पहले वो बच्चा जाएगा जेजे बोर्ड के पास में, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास में। फिर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बैठा रही है। इंक्वायरी किस लिए बैठ रही है? ये देखने के लिए कि वो बच्चे की मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी कैसी है। अगर बच्चे की मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी इस तरह की है जहाँ पे वो नेचर ऑफ ऑफेंस समझ रहा है, जहाँ पे वो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑफेंस समझ रहा है, तो हम उसको अडल्ट की तरह ट्राई कर सकते हैं। ऑल राइट, लेकिन ये भी जेजे बोर्ड का डिसीजन नहीं है। ये चीज देखने के बाद में जेजे बोर्ड 3 तरह के ऑर्डर पास कर सकती है। कितने तरीके? 3 तरीके के। वो ऑर्डर्स ये रहेंगे कि पहला ऑर्डर ये हो सकता है कि इंटरवेंशंस लाइक काउंसलिंग एंड कम्युनिटी सर्विस। इसमें कुछ भी नहीं होगा, बच्चे की काउंसलिंग होगी, उसको छोड़ दिया जाएगा, या उसको कम्युनिटी सर्विस के बाद में उसका छुड़वा दिया जाएगा उसको। बेसिकली इस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में ये जब ऑर्डर पास हो रहा है तो जेजे बोर्ड को लग रहा है कि ये बच्चा मे बी किसी तरीके के इन्फ्लुएंस में ये काम कर रहा था, उसका खुद का माइंड इतना ज्यादा सक्षम नहीं है कि वो इस तरीके का क्राइम नेचर ऑफ ऑफेंस और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑफेंस समझ के कर रहा है। दूसरा तरीके का जो ऑर्डर है वो ये होगा स्टेइंग एट एन ऑब्जर्वेशन होम फॉर टेम्पररी और लॉन्ग पीरियड। उसको इस तरीके के ऑब्जर्वेशन होम में रखा जा सकता है, या तो टेम्पररी पीरियड के लिए या थोड़े ज्यादा टाइम के लिए। और तीसरा, जब जेजे बोर्ड को ये लगता है कि ये बच्चा जो है ये हीनियस ऑफेंस का नेचर समझ रहा है, तो वो रेफर करेगा इस तरीके के जुवेनाइल को चाइल्ड बोर्ड के पास, चाइल्ड कोर्ट के पास में। और चाइल्ड कोर्ट जो है वो डिटरमाइन करेगा वेदर टू ट्राई दिस चाइल्ड एज एन अडल्ट और नॉट। तो बेसिकली हीनियस ऑफेंस कमिट करने के बाद में भी जो 16 से 18 ईयर्स का बच्चा है वो डायरेक्टली एडल्ट की तरह ट्राई नहीं हो रहा है, देयर इज अ प्रॉपर प्रोसीजर दैट इज बीइंग फॉलोड हियर। ऑल राइट, तो बेसिकली चाइल्ड कोर्ट अब इसमें कौन है? तो चिल्ड्रन कोर्ट ये है एक सेशंस कोर्ट ही
जो कि नोटिफाई किया गया है अंडर द कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। एक सेशन कोड जो इस तरीके से नोटिफाई किया गया है, कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट, उसको हम चिल्ड्रंस कोड कहते हैं। तो ये सब था बेसिक ऊपर ऊपर का। अब हम ये देखेंगे सेक्शन 3 जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का है, वो कहता है कि कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हमें फॉलो करने होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या बोर्ड या इस तरह की जो भी एजेंसीज है जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से डील कर रही हैं, उनको कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या होंगे, हम देखते हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। तो बेसिकली जब आप कोई भी जुवेनाइल को इस एक्ट में डील कर रहे हैं, आपको प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस देना है। बेसिकली ये सोचना है कि ये बच्चा जो है वो क्रिमिनल इंटेंट के साथ नहीं कर रहा है, वो शायद इन्फ्लुएंस हो चुका है या वो भूला भटका बच्चा है। सेकेंड इज प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी एंड वर्थ। एवरी चाइल्ड, इनफैक्ट एवरी ह्यूमन बीइंग शुड बी ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड वर्थ। प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, हर बच्चे का पार्टिसिपेशन होना चाहिए अपनी प्रोसीडिंग्स में, उसके पास राइट टू बी हर्ड होना चाहिए, फेयर ट्रायल होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि क्या तरीके से केस चल रहा है। फोर्थ इज प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट इंटरेस्ट। जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो उसमें प्राइमरी ऑब्जेक्ट बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट रखा जाएगा। भले ही उसको इंस्टीट्यूशन में भेजा जा रहा है, पर वो भी जो डिसीजन है वो बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही हो। प्रिंसिपल ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है केयर की, नर्चर की, वो फैमिली की होगी। अगर ऐसा कोई बच्चा है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को देनी है, तो हम लोग प्राइमरीली फैमिली को ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी, हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चा सेफ रहे, क्योंकि आपको पता होगा कि इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस में आजकल रिसेंटली बहुत सारे क्राइम्स कमिट हो रहे हैं बच्चों के अगेंस्ट, अब्यूज, एक्सप्लॉयटेशन। तो ये ध्यान रखना है कि इस तरह की चीजें ना हो। पॉजिटिव मेजर्स, तो जो भी तरीके के मेजर्स हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, वो इस तरीके से यूज होंगे कि बच्चों को इस तरीके का एनवायरनमेंट मिले जहाँ पे वो प्रॉपरली डेवलप हो सके, उनको इंक्लूसिव एनवायरनमेंट मिले और वो दोबारा से इस तरीके के क्राइम कमिट ना करें। प्रिंसिपल ऑफ नॉन स्टिग्मेटाइजिंग सिमेंटिक्स, तो बेसिकली बच्चों के अगेंस्ट इस तरीके के अक्यूजेटरी वर्ड्स यूज नहीं होंगे। जैसे कि ये नहीं कहा जाएगा कि ये बच्चा तो चोर ही है या ये बच्चा तो ऐसा ही है। बेसिकली हम लोग अगर बच्चे को रिफॉर्मेशन का स्कोप दे रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि उसके अगेंस्ट इस तरीके की लेबलिंग जैसी चीज ना हो जिससे कि वो बच्चा चेंज होने का स्कोप खो दे। प्रिंसिपल ऑफ नॉन वेवर ऑफ राइट्स, तो बच्चे की कोई भी ऐसी राइट जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए बेनिफिट में, तो वो राइट वेव नहीं होगी। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी बच्चा ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कास्ट, एथनिसिटी, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेबिलिटी, इक्वालिटी ऑफ एक्सेस, अपॉर्चुनिटी एंड ट्रीटमेंट, इन सब के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा। हर बच्चे को इक्वली ट्रीट किया जाएगा और बिना डिस्क्रिमिनेशन के ट्रीट किया जाएगा। आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ राइट टू प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियल। तो बेसिकली जो ये जेजे एक्ट की प्रोसीडिंग्स है, वो एक तो इन कैमरा होगी। इन कैमरा मतलब जो इंपॉर्टेंट पार्टीज है सिर्फ वही उस ट्रायल का पार्ट रहेंगे। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं एक चाइल्ड के अगेंस्ट, वो रहेंगे कॉन्फिडेंशियल। प्रिंसिपल ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एज अ मेजर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, एक जो बच्चा है उसके एक इंस्टीट्यूशनल केयर को बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखा जाएगा, एक रीजनेबल इंक्वायरी के बाद ही ध्यान रखा जाएगा। Principle of repatriation and restoration. So every child in the juvenile justice system shall have right to be reunited with the family at the earliest. जितना जल्दी हो सके उसको उसकी फैमिली के साथ रीयूनाइट किया जाए। इसके साथ साथ में उसको रिस्टोरेशन का मौका मिले कि वो रिस्टोर हो सके, सोसाइटी का पार्ट बन सके। प्रिंसिपल ऑफ फ्रेश स्टार्ट, तो फ्रेश स्टार्ट का बेसिकली प्रिंसिपल इससे इमर्ज होता है कि यूजुअली जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो ऑफेंडर्स होते हैं, वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं आफ्टर कन्विक्शन from a lot of jobs, government jobs, admissions in certain colleges. उनका ये डिस्क्वालिफिकेशन उनके ऊपर लग जाता है, लेकिन ये चिल्ड्रन के केसेस में डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगना चाहिए और उनके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए फ्रेश स्टार्ट की, कि वो एक फ्रेश इंडिविजुअल की तरह बिना कोई ट्रैक रिकॉर्ड, पास्ट रिकॉर्ड के साथ में अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। देन देयर इज प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्जन। बेसिकली हमें कोशिश करनी है कि बच्चे के ऊपर जुडिशियल प्रोसीडिंग इनिशिएट ना हो, ये कोशिश रहनी चाहिए कोर्ट की और जेजे बोर्ड की। इसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस तो फॉलो होनी ही चाहिए। फेयरनेस, फेयर हियरिंग, रूल अगेंस्ट बायस, राइट टू रिव्यू, ये सारी राइट्स एक चाइल्ड के पास होनी चाहिए एंड नेचुरल जस्टिस के अकॉर्डिंग ही उसकी सारी प्रोसीडिंग कंटिन्यू रहे। तो इसके अलावा जो जेजे एक्ट में एक और चीज है वो अडॉप्शन की बात करता है। तो
Central Adoption Resource Agency, that is TARA, will frame regulations on adoption. Adoption के सारे regulations will be framed by TARA. तो ये तरह की कुछ चीजें थी जो हमने डिस्कस करी है जो जेजे एक्ट में आती हैं. चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन. उसके बाद में हम लोगों ने हीनियस, सीरियस और पेटी ऑफेंसेस के डिफरेंसेस देखे. फिर एक अडॉप्शन वाला पूरा प्रोविजन है. तो इनके अराउंड सारा एक्ट रिवॉल्व करता है और इसी के अराउंड इंपॉर्टेंट प्रोविजंस भी डिस्कस किए जाते हैं. हम लोग इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे. अगर आप इस चैनल से सब्सक्राइब रहें, पूरा जेजे एक्ट आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा. तो अब हम देखते हैं अनअकैडमी के कुछ एडवांटेजेस. अगर आप अनअकैडमी ऐप पर नहीं हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं. यू कैन यूज माय कोड APU10 फॉर एडिशनल 10% डिस्काउंट. अनअकैडमी पे आपको काफी एडवांटेजेस मिलेंगे. देयर इज अ शेड्यूल दैट वर्क्स फॉर यू. देयर इज नो लैंग्वेज बैरियर. यू कैन लर्न एनीवेयर एनी टाइम. यू कैन इंटरैक्ट विद योर एजुकेटर्स. आप मुझसे और दूसरे एजुकेटर्स से इंटरैक्ट भी कर सकते हैं. आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. यू कैन टेक पार्ट इन लाइव कॉल्स जिसमें आपको 15 to 30 seconds का टाइम मिलेगा टू आंसर क्वेश्चंस एंड इट विल आल्सो हेल्प यू अ लॉट इन योर प्रिलिमिनरी का एग्जामिनेशन. You can take part in live tests and quizzes as well. This is our subscription plan: 1 month, 3 months, 6 months, 12 months, 18 and 24 months. हर तरीके के प्लान से आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से, बट आई रिकमेंड यू टू गो फॉर 12 months to 24 months का प्लान. द रीजन बीइंग इज कि जुडिशरी का एग्जामिनेशन बहुत ही ज्यादा प्रेस्टिजियस होने वाला है और इसके लिए बहुत ही वास्ट कोर्स होता है. तो इसलिए प्राइसिंग प्लान भी आपको एक वास्ट ही लेना चाहिए. यू कैन यूज माई कोड अगेन 10% के डिस्काउंट के लिए APU10. दिस इज बग्स बाउंटी, आप लोगों का हक. So basically, if you see anything inappropriate in this video or any other video of Unacademy, you can report it. The link is in the description box. These are special class features. Basically, there will be interactive live classes. There are calls for learner. You will get all the notification of the classes. You will get the lecture notes and you can learn anywhere and anytime. Thank you. If you like the video, please click like. You can share the video. You can also subscribe to the channel. इसी तरीके की अपडेट्स के लिए और भी ज़्यादा अपडेट्स के लिए यू कैन सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड. हैप्पी लर्निंग.